साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग विज़न आईएएस के टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और हमारे 14 टेस्ट हो चुके हैं। ये 15वां टेस्ट है। ठीक है, 15वां टेस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारी चौथी टेस्ट सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। ठीक है, हमने 50 तक के प्रश्न देख लिए थे और आज 51 से लेके 75 तक के प्रश्न देखेंगे, क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज़ में हम लोग 25-25 प्रश्नों को देखते हैं। 25 प्रश्न इसलिए क्योंकि जिससे जो है हम प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ, याद कर पाएँ, जिससे एग्ज़ाम टाइम पे हमें वो चीज़ें याद रहें जो हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। हमारा उद्देश्य एक साथ लेके पूरा सॉल्व नहीं करा देना, हमारा उद्देश्य ये है कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है, प्रीलिम्स मेन चीज़ है एग्ज़ाम क्रैक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हम लोग। तो 50 प्रश्न हो गए थे, 51 से आज शुरू करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ फसल है, एक तरफ जलवायु क्षेत्र है। देखिए, इससे हर साल लगभग एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, अब लिखा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला है गन्ना। गन्ना है शीतोष्ण घास के मैदान। तो देखिए, गन्ना जो होता है, अगर आप जानते होंगे, गन्ने के बारे में आप पढ़े होंगे, तो ये शीतोष्ण घास, शीतोष्ण का मतलब हो गया शीत और उष्ण। शीतोष्ण घाट के मैदान में नहीं पाया जाता। गन्ने की फसल जो है शीतोष्ण में नहीं पाई जाती, बल्कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में जो है गन्ने की फसल होती है। ठीक है, और जो है गन्ने के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि विश्व के कुल चीनी उत्पादन का 2/3 भाग उष्ण कटिबंधीय देशों द्वारा उत्पादित किया जाता है। गन्ने का उत्पादन प्रचुर वर्षा तथा धूप वाले बागानों या छोटी जोतों में किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है जैतून। जैतून जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। बिल्कुल, जैतून की खेती भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में होती है। और कोको, कोको जानते ही हैं, कोको की खेती भी जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में की जाती है। कहाँ? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जानते हैं ना। कोको घाना वगैरह में जो है बहुत ज़्यादा उगाया जाता है कोको। पश्चिमी अफ्रीका में देखे होंगे, गिनी के जो खाड़ी तट है हमारा गिनी का, अफ्रीका का। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इसकी खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि कोको जो है सबसे प्रमुख उत्पादक देश में जो है घाना और नाइजीरिया है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। ठीक है, और गन्ने जो है कहाँ होता है? गन्ना जैसे मैंने बताया, तो ये होता है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय फसल है ये, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न है, स्वीट क्रूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वीट क्रूड जो है ये क्रूड ऑयल जो है एक तरह का होता है। तो पहला है, इसमें सल्फर नहीं होता है। पहला है, अच्छा कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला है स्वीट क्रूड, इसमें सल्फर नहीं होता है। तो पहला हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर की मात्रा अपेक्षाकृत कम, यानी 0.5 होती है। सल्फर होती तो है, लेकिन कितनी होती है? 0.5% होती है। ठीक है, सल्फर की अधिक मात्रा वाले क्रूड ऑयल को सोर क्रूड ऑयल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर क्रूड ऑयल, सोर क्रूड ऑयल। ठीक है, सोर क्रूड ऑयल कहा जाता है, जिसमें सल्फर सबसे ज़्यादा रहता है। अगला कथन है, इसके निष्कर्षण हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा एक बार निष्कर्षण के उपरांत इससे उच्च गुणवत्ता वाले गैसोलीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा कथन हमारा सही है, यानी इसका जब निष्कर्षण होता है तो इसमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, और एक बार जब इसका निष्कर्षण हो जाता है तो इसमें उच्च गुणवत्ता वाले गैसोलीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा कथन सही है। अगला है, वेनेजुएला स्वीट क्रूड ऑयल का प्रमुख उत्पादक देश है। तो तीसरा कथन हमारा गलत है,
क्योंकि वेनेजुएला नहीं बल्कि इराक, कौन से कंट्री, इराक जो है स्वीट क्रूड ऑयल के प्रमुख उत्पादकों में से एक देश है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा तीसरा भी गलत है, तो कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि के कोल खहोज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि के कोल खहोज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब पहला कथन है, देखिए कौन सा सही है पूछा है। पहला कथन है, इसे साम्यवादी देश चीन में प्रारंभ किया गया था, तो पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि इससे जो है सोवियत संघ द्वारा, किसके द्वारा, सोवियत संघ द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, संघ, सोवियत संघ द्वारा प्रारंभ की गई थी। कोल खहोज क्या है, तो कोल खहोज जो है सामूहिक कृषि होती है। कौन सी कृषि, सामूहिक कृषि को कोल खहोज कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, सामूहिक कृषि को जो है कोल खहोज कहते हैं, यह याद रखिएगा। तो कृषि के कोल खहोज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे चीन द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था बल्कि सोवियत संघ द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, यह सहकारी और सामूहिक कृषि दोनों से संबंधित है, तो दूसरा भी गलत है, क्योंकि सामूहिक कृषि को कृषि के पूर्ववर्ती मॉडल में सुधार और कृषि उत्पादन में दक्षता और आत्मनिर्भरता में सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सहकारी कृषि में किसान अपने संसाधनों को जमा करते हैं और संसाधनों में उनकी जिम्मेदारी के अनुसार उनका स्वामित्व रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई सामाजिक स्वामित्व नहीं होता है। इस प्रकार कोल खहोज सहकारी कृषि से संबंधित नहीं है बल्कि सामूहिक कृषि से संबंधित है, सहकारी नहीं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, दालों के बारे में पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है वो देखना है। तो पहला कथन है, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 10% से अधिक भाग में दालें उगाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, कथन सही है हमारा। देश के कुल बोए गए भाग में सब 10% में दाल ही उगाई जाती है। ठीक है, दूसरा कथन है, भारत विश्व के दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है, यानी दालों का उत्पादन तो करता है लेकिन उपभोक्ता भी है। भारत दालों का सबसे बड़ा आयातक भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश जो है दलहन उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, यहाँ विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दालें उगाई जाती हैं। ठीक है, अगला कथन है, सभी दालें वायु से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि सभी दालें नहीं, कुछ दालें जो है, जैसे कौन कौन सी, जैसे फलीदार फसल होने के कारण अरहर को छोड़कर, कौन सी, अरहर को छोड़कर अन्य सभी फसलें वायु से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, तो यानी अरहर नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया कि सभी दालें नहीं होती हैं बल्कि जो है कुछ ही दालें होती हैं। ठीक, अगला कथन है, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य हैं। बिल्कुल सही है, कथन तीसरा हमारा डी भी सही है। तो हमारा कौन सा कथन सही नहीं है, सी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ व्यवसाय है। कौन सी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है, ये हमको देखना है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है। बिंदुबी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है, तो बिंदुबी जो है या एबोरिजिन्स मूल निवासी, ये ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति है। ये आदिम शिकारी और संग्रह करता है। ठीक है, यानी ये ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड सैंडी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये संग्रहण करता है, खाना बदोश चरवाहे नहीं है बल्कि संग्रहण करता है। तो हमारा ए गलत है। दूसरा है बुशमैन।
बुशमैन कौन है? बुशमैन ये जो है हमारे आदिम शिकारी और संग्राहक हैं, तो दूसरा कथन हमारा सही है। तीसरा कथन है गोबी मंगोल, तो गोबी मंगोल खानाबदोश चरवाहे हैं, तो कारवां व्यापारी नहीं है, खानाबदोश चरवाहे हैं, तो हमारा तीसरा भी कथन गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, देखिए दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले भारतीय टेंट कूर्म यानी कागुचा टेक्टा टेक्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, भारतीय टेंट कूर्म यानी कागुचा टेक्टा टेक्टा के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही है ये देखना है हमको। तो पहला है, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसे जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये IUCN में इसकी स्थिति लीस्ट कंसर्न के रूप में है, लीस्ट कंसर्न के रूप में है। दूसरा भी कथन हमारा सही है। ठीक है, ये कछुए की प्रजाति होती है, कछुआ टेक्टा टेक्टा जो है एक जो है कछुए की प्रजाति है जो नर्मदा नदी में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो है खनन चल रहा था नर्मदा नदी में, तो उसको जो है बैन लगा दिया गया। ठीक है, फिर है अगला, यह केवल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में पाया जाता है, तीसरा गलत कथन है, क्योंकि जो है यह उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश सभी जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, ये जो कछुआ है, कछुए की यह प्रजाति भारत, नेपाल और बांग्लादेश की मूल निवासी है। ठीक है, और ताजे जल की नदियों में रहता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे उत्तरी बिंदु को ध्यान में रखते हुए उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो हमारा कथन है जो है कि जो है राज्य हैं उत्तरी बिंदु को ध्यान में रखते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हमारा देखिए पहले हो जाएगा राजस्थान, सबसे जो है उत्तर की ओर राजस्थान, राजस्थान में उत्तरी बिंदु लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है हो जाएगा हमारा गुजरात, गुजरात के बाद उड़ीसा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर देखेंगे मैप जो है आप इंडिया का, तो उसमें आपको जो है दिख जाएगा कि कैसे जो है उत्तर से दक्षिण की ओर लेना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रोपण कृषि के बारे में पूछा जा रहा है। अगर रोपण कृषि आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि रोपण कृषि है क्या। ठीक, तो जान लेते हैं रोपण कृषि। पहला कथन है कि इस प्रकार की कृषि स्टपेज, प्रेयरीज तथा पंपास क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से विकसित होती है। फाइजेंटा ब्राज़ील में बड़े काफ़ी बागान हैं। इस प्रकार की कृषि में एक ही क्षेत्र में कई रोपण फसलें उगाई जाती। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला कथन है हमारा कि जो है इस प्रकार की कृषि स्टपीज, प्रेयरी और पंपास क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह विकसित होती है। गलत कथन है, क्योंकि जो है इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो जो है स्टपीज मतलब यूरेशिया के स्टपीज, कनाडा और अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटबरी मैदानों में अच्छी तरह विकसित होती है। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है फाइजेंटा ब्राज़ील में बड़े काफ़ी बागान है, तो दूसरा कथन हमारा सही है। फाइजेंटा जो ब्राज़ील है वहाँ पे बड़े कॉफ़ी बागान पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा कथन है इस प्रकार की किसी एक ही क्षेत्र में कई रोपण फसलें उगाई जाती हैं, तो
जो है तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि रोपण कृषि जो है एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। इस खेती में जो है खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बुवाई की जाती है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, कृषि राष्ट्रीय कृषि आयोग 1971 ने देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। दूसरा है, 7वें योजना आयोग द्वारा देश को भौतिक स्वरूप एवं जलवायु के आधार पर 15 व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग 1971 ने देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विकसित किया है। तो पहला कथन है हमारा गलत, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि आयोग 1971 ने देश को 127 कितना 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विकसित किया गया था। पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लड़के गलत करके आए थे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। दूसरा कथन है कि 7वें आयोग द्वारा देश को भौतिक स्वरूप एवं जलवायु के आधार पर 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है योजना आयोग ने 7वीं योजना यानी 7वीं योजना कब हुई? 1985 से 90 के बीच में योजना लक्ष्यों के मध्यावधि मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप देश को भौतिक स्वरूप एवं जलवायु के आधार पर 15 व्यापक कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अलाव धात्विक खनिज है? लौह अलाव तो जानते ही हैं। ठीक है, लौह अलाव अगर जानते हैं तो जान लीजिए कि इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अलाव धात्विक खनिज पूछ रहे हैं, तो अलाव धात्विक खनिज इनमें से जो है कौन कौन से हैं? तो इसमें से जो है तांबा है, बॉक्साइट है और साथ साथ कोबाल्ट है। ठीक है, ये अलाव धात्विक खनिज है। ठीक, याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है कि कौन से कथन सही है। पहला है, वृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है जबकि विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में पूछा जा रहा है। तो वृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है जबकि विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। तो हमारा ये कथन जो है सही है। ठीक है, सही है। दूसरा कथन है, वृद्धि मूल्य सापेक्ष होता है जबकि विकास मूल्य निरपेक्ष होता है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो कि मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। ऑप्शन तीसरा है, सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास की ओर ले जाती है। गलत है, सकारात्मक जो वृद्धि होती है वो हमेशा विकास की ओर नहीं ले जाती है। ये हमेशा याद रखेगा। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा कथन सी सही से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल पहला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ प्रमुख तेल क्षेत्र दिए गए हैं, एक तरफ देश दिए गए हैं और पूछा है कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। प्रमुख तेल क्षेत्र जो हैं इनमें से बरगान पहला है। तो बरगान जो है कहाँ पाया जाता है? तो बरगान क्षेत्र कुवैत में है। कहाँ है? और ईरान में नहीं है, कहाँ है? कुवैत में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद शुगर लोफ
शुगर लोफ कहाँ है? तो शुगर लोफ है कहाँ पे? तो शुगर लोफ है ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। तो दूसरा कथन हमारा सही है। ठीक है। उसके अलावा तीसरा है काशगन। काशगन वेनेजुएला में नहीं है, बल्कि काशगन कहाँ पे है ये हमको जानना है। तो काशगन तेल क्षेत्र पाया जाता है कैस्पियन सागर कजाकिस्तान में। कहाँ? कैस्पियन सागर कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है। अब कुछ तेल क्षेत्र हैं, मैं आप नाम बता देता हूँ आपको, वो याद रखिएगा कि कौन कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो हालांकि इसका कथन हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कुल कुल कुछ तेल क्षेत्रों के जो है उनको याद रखिएगा। घवार जो है, घवार क्षेत्र सऊदी अरब में पाया जाता है। ठीक है। घवार सऊदी अरब में, बरगान कुवैत में, अजेरी चिराग गुनेशली ये कैस्पियन सागर अजरबैजान में। ठीक है। कू मालूब जाब, कू मालूब जाब मैक्सिको में। जकुम, जकुम पाया जाता है संयुक्त अरब अमीरात में। फिर दौस क्षेत्र पाया जाता है ईरान में। उसके अलावा जो है शुगर लोफ क्षेत्र पाया जाता है ब्राज़ील में। बोलीवर तटीय क्षेत्र पाया जाता है वेनेजुएला में। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रमुख तेल क्षेत्र। अब जो है 5 सबसे बड़े अब तटीय तेल क्षेत्रों के नाम मैं बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो देख लीजिएगा। शफानिया तेल क्षेत्र फारस की खाड़ी सऊदी अरब में है। ठीक है। अपर जकुम तेल क्षेत्र जो है फारस की खाड़ी संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है। मैनीफा तेल क्षेत्र फारस की खाड़ी सऊदी अरब में है। कासगन तेल क्षेत्र कैस्पियन सागर कजाकिस्तान में है। और लूला तेल क्षेत्र ब्राज़ील में है। ठीक है। मैप उठा के देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का सवाल है, पूछा है चिन्ना केशव मंदिर हाल ही में सुर्खियों में था या स्थित है। तो चिन्ना केशव मंदिर जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, सुर्खियों में रहा है। क्यों? क्योंकि जो है कर्नाटक के चिन्ना केशव मंदिर में रथोत्सव उपरांत जो है परंपरागत कुरान पाठ के साथ शुरू हुआ। हिंदू संगठनों ने इस अनुष्ठान को बंद करने की मांग की। उनका मानना है कि यह उनके धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यही पूछ सकता है प्रश्न में कि चिन्ना केशव मंदिर हाल ही में सुर्खियों में था या कहाँ स्थित है। ठीक है, चिन्ना केशव मंदिर के बारे में थोड़ा जान लीजिए क्योंकि चर्चा में है और पूछा जा सकता है। तो चिन्ना केशव मंदिर, जिसे विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण होयसल शासक विष्णुवर्धन द्वारा 1116 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? होयसल शासक, होयसल जो है राजधानी है, उसका शासक था विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन द्वारा 1116 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया जाता है। माना जाता है कि मंदिर में का निर्माण कुशल कारीगरों और दसोजा एवं चवण पिता एवं पुत्र की जोड़ी द्वारा किया गया था। ठीक है, यह कर्नाटक के वेल्लोर जिले में स्थित है। पुराने समय में इसे वेलापुरी, वेलूर या बेलापुर के नाम से जाना जाता था तथा यह यागची नदी के तट पर स्थित है और यह होयसल साम्राज्य की राजधानियों में से एक था। ठीक है, माना जाता है कि तारे के आकार के इस मंदिर के निर्माण में 103 वर्ष लगे। कितना? 103 वर्ष लगे। ठीक है, मंदिर के सामने प्रवेश द्वार पर एक विशाल गोपुरम तथा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की भक्तिभाव में हाथ जोड़े हुए एक शानदार मूर्ति है। मंदिर एक चबूतरे पर खड़ा है और इसकी बाहरी दीवारों पर पुराणों और महाकाव्यों को दर्शाने वाली कोष्ठक आकृतियों से सजी उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं। सभी को कुशलता पूर्वक कोरा गया है। निचले प्रस्तर में आक्रामक हाथी और घोड़ों की एक श्रृंखला है। हाथी साहस का प्रतीक है जबकि घोड़े गति के प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि मूर्तियों में एक दर्पण सुंदरी यानी दर्पण वाली महिला की मूर्ति राजा विष्णुवर्धन की रानी शांतला देवी का प्रतिरूप है। ठीक है,
मंदिर के ठीक बाहर मूर्तिकला का एक दिलचस्प भाग मौजूद है जिसे गुरुत्वाकर्षण स्तंभ भी कहा जाता है, जो कि एक ही चट्टान से बना है और अपने वजन के साथ खड़ा है। ठीक है, और थोड़ा जान लीजिए। कप्पे, चेन्नी गराया, सौम्य नायकी, अंडाल और अन्य वैष्णव संतों के मंदिर उतने ही प्रभावशाली हैं जो मुख्य मंदिर के घेरे हुए हैं। गर्भगृह में काले पत्थर में भगवान विजय नारायण की 3.4 मीटर ऊंची एक शानदार प्रतिमा विद्यमान है। ठीक है, इस मूर्ति के प्रभामंडल में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं जो अत्यंत कुशलतापूर्वक निर्मित किए गए हैं। ठीक है, द्वारपालों के साथ द्वार को बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरा गया है। ठीक है, और मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के तहत सूचीबद्ध करने का भी प्रस्ताव है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में भी है, सूचीबद्ध हो गया तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे मंदिरों को आप लोग ज़रूर जाके देखिए जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। ठीक है, या यूनेस्को की जो है धरोहरों में शामिल हैं या वेटलैंड्स हैं। ठीक है, उन जगहों को ज़रूर जाके देखिए। देखिए, तैयारी करना या पढ़ाई करना या कुछ नॉलेज करना अलग बात होती है, लेकिन उस जगहों को जाके खुद से स्वयं से महसूस करना वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा संसाधनों को व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है? ठीक है, ऐसे कौन से ऊर्जा संसाधन हैं जिन्हें व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है? ठीक है, तो इनमें से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है चार पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक जो है ऊर्जा स्रोत माना जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो है क्या है, किसके उदाहरण है? तो ये दोनों उदाहरण है व्यावसायिक ऊर्जा के। ठीक है, याद रखिएगा, और गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत भी हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रूस में स्थित यामबर्ग, स्टोकमैन और उरेंगोए निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित स्थान है? तो कौन सा खनिज इन जगहों पे पाया जाता है? उरेंगोए, यामबर्ग और स्टोकमैन क्षेत्र जो है विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैस पाई जाती है। ठीक, कुल वैश्विक भंडार का लगभग 1/4 भाग अकेले रूस में मौजूद है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत को रूस के साथ संबंध कैसे बना के रखने चाहिए? अच्छे बना के रखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन जो खनिज चीज़ें होती हैं, ऊर्जा के संसाधन होते हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ और कई लोग कहते हैं, सरकारों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जिसके पास ऊर्जा होगी भविष्य में, ठीक है, ऊर्जा के संसाधन सबसे ज़्यादा होंगे, वही सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा भविष्य में। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऊर्जा पे जिसकी पकड़ मजबूत होगी वो सबसे शक्तिशाली होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन से हैं? पहला कथन है हमारा, विश्व के आधे से अधिक तेल भंडार मध्य पूर्व के देशों में स्थित है। बिल्कुल सही है, आधे से अधिक भंडार जो है मध्य पूर्व के देशों में, जिसमें कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, पूर्ववर्ती सोवियत संघ है, इन सब क्षेत्रों में जो है लगभग विश्व के प्रमाणित भंडार का 15% से ज़्यादा भाग मौजूद है। ठीक है, आधे से अधिक तेल यहाँ मौजूद है कुल भंडार का। ठीक है, ये याद रखें। अगला है, वेनेजुएला के पास सऊदी अरब के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है 300 अरब बैरल से अधिक भंडार के साथ वेनेजुएला विश्व का सबसे अधिक खनिज तेल भंडार वाला है। ठीक है, यह है, याद रखिएगा। और 297.5 बिलियन बैरल के साथ सऊदी अरब के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार मौजूद है। ठीक है,
तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, वैसे तो वेनेजुएला के पास जो है, याद रखिएगा कि वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे अधिक खनिज तेल भंडार है, लेकिन इसका अधिकांश तेल अब तटीय क्षेत्रों में या अधिकांशतः भूमिगत है। संभवतः ये अत्यधिक सघन है, इसलिए वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके वेनेजुएला के भंडार से खनिज तेल निष्कर्ष की लागत बहुत अधिक है, जो कि लाभप्रद नहीं है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब के खनिज तेल भंडार धरातल के निकट और भूमि पर ही स्थित है। इससे खनिज तेल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और निष्कर्षण प्रक्रिया भी काफ़ी किफ़ायती है। इसके कारण सऊदी अरब का खनिज तेल क्षेत्र काफ़ी अधिक लाभप्रद स्थिति में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कथन है, घावर कुवैत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा पारंपरिक तटवर्ती तेल क्षेत्र है। तो तीसरा कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि सऊदी अरब के अल हशा प्रांत में धारान से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में घावर खनिज तेल क्षेत्र स्थित है। ठीक है, घावर कहाँ, कुवैत में नहीं बल्कि कहाँ, सऊदी अरब में। याद रखिएगा, सऊदी अरब। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केवल पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का। ठीक, प्रश्न कहता है, पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न है पीएम दक्ष के बारे में पूछा गया है। कथन है, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। इसके अंतर्गत पात्र लक्षित समूहों को केवल अल्पकालीन आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो पहले कथन जो है हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता संपन्न हितग्राही यानी पीएम दक्ष जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नहीं बल्कि किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक जो है कौशल विकास योजना है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। तीसरा कथन है, इसके अंतर्गत पात्र लक्षित समूहों को केवल अल्पकालीन आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मचारियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, यह प्रशिक्षण अप स्किलिंग, री स्किलिंग, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और यह योजना 2020-21 से क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कोयला भंडार और उसके उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कोयला भंडार और उसके उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पहला है, भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा कथन है, झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज का स्थान है। ये भी सही है, बिल्कुल झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और उसके बाद रानीगंज का नंबर आता है दूसरे नंबर पे। तीसरा कथन है, सी है, भारत में कोयले का लगभग 80% भंडार विटोमिनस प्रकार का और नॉन कोकिंग ग्रेड का है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, यानी जो कोयला पाया जाता है उसमें 80% भंडार बिटुमिनस प्रकार के कोयले का है, जो कि नॉन कोकिंग ग्रेड का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है, भारत में कोयला भूवैज्ञानिक युग के केवल एक चट्टान क्रम अर्थात गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। गलत कथन है, क्योंकि भारत में कोयला 2 प्रमुख भूवैज्ञानिक युग्मों के चट्टान क्रमों
गोंडवाना और तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें किसमें? गोंडवाना में तो पाया जाता है, साथ साथ तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है। ठीक है, निक्षेपों में पाया जाता है गोंडवाना के साथ साथ। तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, गलत पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सा कथन सही है? पहला कथन हमारा दिया गया है जो है कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीय काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एक ड्रिलिंग विधि है जिसका उपयोग पृथ्वी में गहराई से पेट्रोलियम निकालने के लिए किया जाता है। भारत में कच्चे तेल के अनुमानित भंडार का उच्चतम पूर्वी भाग अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो पहले कथन जो है हमारा सही है, यानी अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीय काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना या तरल सोना कहा जाता है, ये तो जानते ही हैं। दूसरा कथन है हमारा, इसका दूसरा है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एक ड्रिलिंग विधि है जिसका उपयोग पृथ्वी में गहराई से पेट्रोलियम निकालने के लिए किया जाता है। तो दूसरा भी हमारा कथन सही है। ठीक है, तीसरा कथन जो है हमारा है, भारत में कच्चे तेल के अनुमानित भंडार का उच्चतम भाग पूर्वी तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो तीसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि कच्चे तेल का भौगोलिक वितरण इंगित करता है कि अधिकतम भंडार जो है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ? पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें बॉम्बे हाई और राजस्थान शामिल है। ठीक है, उसके बाद असम का स्थान है। दूसरी ओर प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार पश्चिम बंगाल की कोल बेड मीथेन अर्थात सीबीएम सहित पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। यानी पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदिम निर्वाह कृषि पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, कृषि पद्धति एक तरफ है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, पहला है झूमिंग। झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं। ठीक है, झूमिंग जो है भारत में। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं, पहला गलत है। ठीक है, सही सुमेलित पूछा है तो पहला गलत है, क्योंकि मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कई जनजातियों द्वारा आदिम निर्वाह कृषि के जो है स्थानांतरण कृषि का उपयोग किया जाता है। इसे अलग अलग भिन्न क्षेत्रों में भिन्न नामों से जाना जाता है। भारत में से झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा जो है मध्य अमेरिका और अफ्रीका, याद रखिएगा। अगला है मिल्पा। मिल्पा जो है ये पाई जाती है मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। बिल्कुल, मिल्पा पद्धति जो कृषि की है वो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में अपनाई गई है। तीसरा कथन है लदांग। लदांग जो है इंडोनेशिया और मलेशिया में। तो तीसरा कथन गलत है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि इंडोनेशिया और मलेशिया में जो है कृषि पद्धति अपनाई गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में अपने स्रोत से यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा प्रवाहित होती है एवं जर्मनी और नीदरलैंड से अपवाहित होते हुए उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो मतलब किसी नदी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये कौन सी नदी है जो कि स्विट्जरलैंड में यह अपने स्रोत से निकलती है, यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर प्रवाहित होती है एवं जर्मनी और नीदरलैंड से अपवाहित होते हुए उत्तरी सागर में मिल जाती है? देखिए ऐसी कोई नदी है, मैप उठा के देखिए तो ये जलमार्ग है। ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग है। तो ऐसा कौन सा है? तो ये राइन जलमार्ग है। कौन सा है? राइन जलमार्ग। ठीक है,
राइन जलमार्ग, राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे औद्योगिक रूप से उन्नत देशों से होकर प्रवाहित होती है। राइन नदी में रॉटरडैम से लेकर लगभग 870 किलोमीटर तक नौ संचालन संभव है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जब नदी की बात ही हो रही है तो यहाँ थोड़ी थोड़ी जान लीजिए। डेन्यूब नदी पहला दिया गया है, डेन्यूब नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि डेन्यूब जो है रूस की वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह ब्लैक फॉरेस्ट से काला सागर तक मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब मिसिसिपी नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो मिसिसिपी नदी जो है उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, साथ ही यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दूसरे सबसे बड़े अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हडसन की खाड़ी अपवाह तंत्र है। ठीक है, मिसिसिपी उत्तरी मिनेसाटा में इटास्का झील के अपने पारंपरिक उद्गम स्रोत से निकलकर सामान्यतः दक्षिण की ओर 2340 मील की दूरी तय करते हुए मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी डेल्टा तक प्रवाहित होती है। अगला है वोल्गा। वोल्गा नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह रूस में स्थित है और मध्य रूस से दक्षिण रूस तक प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुवैत के साथ भू सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे कौन से देश हैं जो कुवैत के साथ भूमि सीमा? तो कुवैत, अगर आप मैप उठा के देखिए कुवैत कहाँ पे है। ठीक है, तो कुवैत के साथ जो है कौन कौन से देश जो है सीमा साझा करते हैं? तो कुवैत का आप जब मैप देखेंगे तो कुवैत जो है किन किन जो है कंट्रीज से लगा हुआ है? तो कुवैत लगा हुआ है इराक से, सऊदी अरब से। ठीक है, किससे किससे? इराक से और सऊदी अरब से लगा हुआ है। ठीक है, पर्सियन गल्फ देख रहे हैं, पर्सियन गल्फ के जस्ट ऊपर देखिए कुवैत ही है, बाएं साइड लिखा होगा KUWAIT, कुवैत सिटी। ठीक है, वही कुवैत है। पर्सियन गल्फ दिख रहा होगा, ईरान और सऊदी अरब के बीच में बहती है, मतलब गल्फ है। ठीक है, खाड़ी है एक तरह की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बगल में देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोल बेड मीथेन CBM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है जो कोयला निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बनती है। तो पहला कथन हमारा सही है। जो कोल बेड मीथेन होता है वो प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है जो कोयला निक्षेपों या कोयला संस्तरणों में पाया जाता है। CBM का निर्माण कोयलाकरण यानी संयंत्र सामग्री के कोयले में बदलने अर्थात कोयला बनने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इसका उपयोग विशेष रूप से सीमेंट, रोलिंग मिलों, इस्पात संयंत्रों और मेथनॉल उत्पादन जैसे उद्योगों में किया जाता है। हाल ही के दशकों में यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा प्रमाणित कोयला भंडार है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, चीन कोल बेड मीथेन के अन्वेषण एवं उत्पादन में विश्व में अग्रणी बना हुआ है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है चीन नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अभी भी पहले स्थान पे है, अग्रणी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटा अनाज जानते ही है कौन सा होता है? ज्वार वगैरह जो होता है वो मोटा अनाज होता है। ठीक है, तो
पहला कथन है हमारा कि राजस्थान देश में ज्वार प्रमुख उत्पादक है। पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो अकेला ऐसा राज्य है जो देश में आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन सही है। दूसरा कथन है हमारा ज्वार को खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। बिल्कुल सही है, ज्वार को खरीफ और रबी दोनों ऋतु में बोया जा सकता है। यानी आप इसे जो है मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं, मार्च अप्रैल में, और साथ साथ आप इसको लगा सकते हैं बारिश के मौसम यानी जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है बाजरा बलुई मृदा और उथली काली मृदा में अच्छी तरह से उगाया जाता है। बिल्कुल सही है, बाजरा जो है बलुई मृदा और उथली काली मृदा में अच्छे से उगाया जाता है। अगर बाजरा उत्पादन के बारे में बात करें तो बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। ठीक है, वर्षा पर निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है और इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव है। ठीक है, इसलिए राजस्थान गलत है, पहला इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ, फिर उसके बाद 76 से 100 अगले वीडियो में रहेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रैमजेट इंजन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैमजेट इंजन के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, पढ़े ही होंगे रैमजेट इंजन के बारे में, ठीक है, कभी ना कभी। तो जो रैमजेट इंजन होता है, इसको जो है पहला कथन इसमें जो दिया गया है, ये दिया गया है। अच्छा, कौन सा कथन सही? पहला कथन है या वाहन की अग्रगति का उपयोग कर आने वाली वायु को घोड़ी संपीड़क की मदद से दहन के लिए संपीड़ित करता है। गलत है, क्योंकि जो है रैमजेट वायु श्वसन जेट इंजन का रूप है जो वाहन की अग्रगति का उपयोग करके आने वाली वायु को बिना घोड़ी संपीड़न नहीं, बिना घोड़ी संपीड़न संपीड़क दहन के लिए संपीड़ित करता है। ठीक है, ईंधन को दहन कक्ष में अंतःक्षिप्त किया जाता है जहां वह गर्म संपीड़ित वायु के साथ मिलकर प्रज्वलित होता है। ठीक, रैमजेट चालित वाहन को सहायता प्राप्त उत्प्रस्थान की आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एक रॉकेट के लिए उस प्रस्थान हेतु त्वरित गति आवश्यक होती है जहां इसे प्रणोद उत्पन्न करता है। ठीक, अगला कथन है यह हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन की अनुमति प्रदान करता है। तो दूसरा भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? तो गलत इसलिए है कि रैमजेट सुपरसोनिक गति से लगभग मैक 3 यानी ध्वनि की गति से तिगुना में सबसे अधिक कुशलता से काम करते हैं और मैक की गति तक संचालित कर सकते हैं। हालांकि जब वाहन हाइपरसोनिक गति तक पहुंचता है तो रैमजेट की दक्षता कम होने लगती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, यानी दोनों गलत है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 51 से लेके 75 तक के प्रश्न आज के वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।